बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीबी इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हैं। गिलगित के इलेक्शन पे भी बात करेंगे, वहां के सियासी माहौल पर भी बात करेंगे, सारा दिन इसी पे बात होगी। लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत का मकरू चेहरा आपके सामने लाना जरूरी है। वो जो DGISPR ने जो भी बातें की वो सारी हमारे इल्म में आने के बाद अब इस पे लाजिम है कि इस पे बात की जाए कि किस तरीके से भारत अपने वसाइल, अपने टैक्स पेयर की जो मनी है वो सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर झोंक रहा है। न सिर्फ झोंक रहा है बल्कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग करके उनको कभी स्टॉक एक्सचेंज भेजता है, कभी PC गवादर के ऊपर हमला होता है। सारा मामला क्या है? तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। गिलगित के इलेक्शन पे भी इनसे तजिया लेंगे। साथ साथ फरीद रईस साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है। गिलगित की फ्लाइट थी लेकिन कैंसिल हो गई, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि गिलगित के इलेक्शन में क्या हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उस पर बात सबसे पहले की जाएगी। पीरजादा साहब, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तो कोई सवाल नहीं रहा कि हिंदुस्तान जो है वो सारे सबूत आ गए कि किस तरीके से वीडियो क्लिप्स के अंदर, ऑडियो क्लिप्स के अंदर दहशतगर्दों को सपोर्ट की जाती रही, उनको जो है वो पैसे ट्रांसफर किए जाते रहे। फिर ये भी सबूत सामने आ गए कि रसीदें भी आ गई हैं। फिर ये भी सबूत आ गए कि किस तरीके से लोगों को जो है वो ट्रेन किया जाता रहा है कैंपों के अंदर। फिर ये भी सबूत आ गए कि किस तरीके से पूरी आलमी बरादरी को गुमराह किया जाता रहा है भारत की तरफ से। तो आप नहीं समझते कि अब भारत का जो मकरू चेहरा था, दहशतगर्दाना चेहरा था, वो खुलकर सबके सामने आ गया? बड़ी खुशी की बात है कि मेरी एक अरसे से ख्वाहिश थी, बल्कि मेरी तजवीज़ रही है, एक महीने में 1 से 2 बैनुल-अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंसें जिनमें ISPR के डायरेक्टर और फॉरेन ऑफिस के वजीर खारजा कि दोनों आए और धुआंधार सबूतों के साथ या बयानात के साथ जिस तरह भी मुमकिन हो भारत का चेहरा सामने लेकर आए। और दुनिया में जो हमारा एक मसला है कि हम अपना नुक्ता नजर पहुंचा नहीं सकते, सुना नहीं सकते। वो जनरल असेंबली में इमरान खान की एक तकरीर तो एक ही होती है, बहुत अच्छी होती है लेकिन एक होती है। दिन साल में 365 है, तो आपने तो 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी है और भारत को नंगा करना है। अब देखिए ना, सूरत हाल ये है कि भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे का एक मशीन उसने बनाई हुई है तमाम दुनिया में। एक इंजन है जो चल रहा है, हर दारुल हुकूमत में चल रहा है। हत्ता कि हमारे सोशल मीडिया पे भी झूठे नामों से उनके लोग कार्रवाइयां डाल रहे हैं, अकाउंट हैक हो रहे हैं। तो मैं ही समझता हूं कि जो ISPR ने और फॉरेन ऑफिस ने, जो वजीर खारजा ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब बर वक्त है। अब बल्कि अब से 8-10 घंटे पहले हो जानी चाहिए थी, जब भारत के टेलीविजन, ABP टेलीविजन, जिसपे मैंने कल शिरकत की है 5:30 बजे, उस वक्त से लेके अब तक हमने बहुत ताखीर कर दी है। लेकिन बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं समझता हूँ, देखें, डॉक्टर अल्लाह नजर हो गया, इसी तरह वो जो हिंदू, उसे क्या कहते हैं, फौज के जो मुख्तलिफ अफसरों के नाम लिखे हुए हैं, अनुराग सिंह और दूसरे लोग हैं जिन्होंने PC गवादर पे हमले किए हैं और स्टॉक मार्केट पे हमले की प्लानिंग की। दूसरी बात यह कि सबूत पेश किए हैं, बिल्कुल है। उसके अलावा जो रसीदें, उसे क्या कहते हैं, पैसे भेजने की हैं दुबई से मुख्तलिफ इलाकों में, अफगानिस्तान में, और फिर उनके तरबियती मराकज। उसके अलावा देखें, एक होता है बड़े मनसब पर फाइज लोग जब आकर बात करते हैं तो उसमें एक वजन पैदा होता है। बिल्कुल, जब फॉरेन ऑफिस का तर्जमान बात करेगा कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन जब वजीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी बात करेगा, जब DGISPR जनरल इफ्तिखार बाजवा बात करेंगे, तो उसमें एक असर पैदा होता है, एक सच्चाई पैदा होती है। और बात यह है, छोटे जो मुल्क होते हैं, जो जुग्राफियाई तौर पर छोटे होते हैं, जैसे पाकिस्तान है हिंदुस्तान के मुकाबले में, तो उसमें मसला ये होता है कि आपकी बात को एक कुव्वत के सामने, दुनिया के सामने जाना है। अगर कुव्वत के सामने के साथ सामने नहीं जाएगी, बात को कमजोर समझा जाएगा। लिहाजा आपने जो एक सफारती तरीका अब इख्तियार किया है, इसको एक तसलसल के साथ 1 महीने में 1 और 2 कॉन्फ्रेंसें करें और भारत के खिलाफ पीरजादा साहब, आपको नहीं लगता कि पीरजादा साहब, ये नहीं लगता कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि वो एक जिम्मेदार स्टेट है? और जिस तरीके से हिंदुस्तान के चैनल्स जो हैं वो सिर्फ तनकीद करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के, एक फोन उठाकर, एक पेपर उठाकर उछल उछल कर दिखाते हैं। पाकिस्तान में तो आप देखेंगे DGISPR साहब ने एक एक चीज का सबूत दिया है। तो इसके बाद आपको ये लगता नहीं है कि दुनिया के सामने मैसेज गया है कि पाकिस्तान से ज्यादा जिम्मेदार रियासत ही कोई नहीं है? एक दफा पैगाम गया है। देखिए, मैं इस बात को दोहराऊंगा, इसको साल के 365 दिन है। अगर आप इसको तसलसल से कहेंगे तो दुनिया पर असर कायम होगा, वरना लोग कहेंगे एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद प्रोपेगेंडा था। इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो समझने की जरूरत है, किसी भी सूरत में आप सियासी और सफारती मुहिम को, जो कश्मीर में तहरीक आजादी जारी है, उससे अलहदा ना रखें।
کیونکہ وہاں جو ہندوستان کے چینلوں پہ پیغام جاتا ہے یا ہندوستان کے اندر کہ یار آئے ہیں ایک پریس کانفرنس کر دی ہے چلے گئے ہیں ہم اپنی کارروائی. اب دیکھیں پورے لائن آف کنٹرول پر یہ جنرل افتخار اچھا باجوہ کا صاحب کہنا میں ہے. دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عالیہ حمزہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں عالیہ صاحبہ آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان نے آج دنیا کے سامنے وہ سارے ثبوت رکھ دیے ہیں کہ جو ہندوستان صرف پروپیگنڈے کی صورت میں ہمارے سامنے لاتا تھا, اور اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ ہندوستان کو دہشت گرد ریاست قرار نہ دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو آج پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہے اور جو ہمارے سامنے ایویڈنسز آئے ہیں یہ بہت عرصے سے تھے, اور ہمیشہ یہی کوشش کی گئی کہ پاکستان کو انڈیا ایک ناکام ریاست دکھائے, پاکستان کو ٹیررزم کی بنیاد بنا کر. اگر ہمیں یاد آئے اگر ہسٹری میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے تو کس طرح سے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پر دنیا میں دیکھا جاتا تھا. یہی فرق ہے جو ہم بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے گلبھوشن کا نام لینے سے ڈرتے تھے, آج ایویڈنسز رکھے گئے ہیں. جو وہ کہا جاتا ہے نا آج انڈیا کے جنرلز کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی کہ 17 سیکٹرز پر جو آپ نے رات کو حملہ کیا تھا کس طرح سے ہماری فوج نے آپ کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا ہے. آپ کے فوجیوں کی لاشیں تک چھوڑ کر آپ وہ جگہ سے بھاگ گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ڈپلومیٹک جواب دیا ہے ہماری آئی ایس پی آر نے اور ہمارے فورن آفس نے, اس کا بھی جواب دیا. انہوں نے ایک ایک چیز انڈیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ کی ہر معلومات آپ کس طرح سے فنڈ کر رہے ہیں, آپ کس طرح سے گلگت بلتستان کو اور بلوچستان میں اور سی پیک کے اگینسٹ دشمنی کریں. پاکستان ان کے ہر موو سے اویئر ہے. دیکھیں وہ ہمیں جو ہم نے جہاز گرانے سے لے کر ان کا کہ ہم نے ایک ذمہ دار ریاست بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دشمن کو منہ توڑ کر جواب دینا بھی جانتے ہیں. تو یہی خوبصورتی ہے جو آج سب کچھ ہوا ہے. کل رات ہم نے ان کو جواب دیا, ان کے اپنے دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کیا, اور آج صبح ہم نے ایک جسے کہیں ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیتے ہوئے سارے ایویڈنسز ان کے سامنے رکھے ہیں. 2016 کا بھی آج اگزامپل دی گئی کہ تب بھی اس طرح کے ایویڈنسز تھے, لیکن وہ ان کے حوالے نہیں کیے گئے, دنیا کو دکھائے نہیں گئے. اگین یہ ہمیں یاد کراتا ہے اسی بالا کوٹ ایویڈنس کی کہ رات کو جس طرح سے انہوں نے اندھیرے میں ہم پر اٹیک کیا تھا, صبح ہماری فوجوں نے منہ جو روشنی کے اندر جا کر ان کو منہ توڑ جواب دیا. فرید کو بھی شامل کرتے ہیں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح ہماری پاک فرید بھائی آپ نہیں سمجھتے کہ فیٹف کا جو سارا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر وہ سارا پاکستان کے اوپر ہی ہے, لیکن انڈیا سے اتنا بڑا جو ہے وہ پیسہ دہشت گردوں کو فنڈنگ فراہم ہوتی رہی, فیٹف وہاں پر خاموش ہے, پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہم 10,000 روپے کسی کو ٹرانسفر کریں تو اس پہ جواب دینا پڑتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ دوہرا معیار ہے یہ عالمی برادری کا بھی؟ فواز صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں 2-3 چیزیں جن کو تھوڑا سا میں انالائز کروں گا اور جو چیزیں میں اپنا انپٹ دوں گا اس چیز کے اندر. سب سے پہلی چیز تو کہ بڑی بروقت اور بڑی بہترین پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, فارن منسٹر کی, اور بڑی بہترین بہت ہی پاورفل ایویڈنسز کے ساتھ جس میں بالکل جسے کہتے ہیں ناک آؤٹ کر دیا بھارت کو. ہمارے پاس یہ نئے نہیں ہے. میں ایک بات اور کہوں گا کہ اس وقت عالیہ صاحبہ نے کہا بہت ریسپیکٹیبل ہماری ممبر پارلیمنٹ ہے, تمام چیزیں, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا اس پلیٹ فارم سے یہاں پہ کہ ہمیں اس وقت اپنی اسٹیٹ کو اپنے ملک کو دیکھنا ہے, وہ چاہے کسی بھی کی حکومت میں ہوئی ہو. ٹھیک ہے, اگر گزشتہ سال 27 فروری کو آپریشن صرف ریٹارٹ ہوا, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کارگل جنگ کے اندر 1999 کے اندر فلائٹ لیفٹیننٹ نچکیتا جو تھا اس کو بھی مار گرایا تھا. حکومت کوئی بھی ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کا نیریٹو ایک ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا نیریٹو ریاست کی بقا کے لیے, عالمی برادری کو دکھانے کے لیے کہ ہم اندر سے ایک ہیں, ہم یونائٹڈ ہیں. ہمیں اس وقت نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے, ہمیں اس وقت ایک اکائی کی ضرورت ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ آج کس کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ریاست پاکستان کی طرف سے پیغام جا رہا ہے, وہ پاکستان کی طرف سے جا رہا ہے. ویسے بھی پوری قوم متحد ہے اس معاملے پہ, پوری سوال ہی کوئی نہیں. سیاست سب کو کرنی چاہیے, سیاست کرے, لیکن سیاست کے اندر اندرونی معاملہ ہے, کسی بھی چیزوں کو, اپنے کسی بھی کارکردگی کو, اچیومنٹ کو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ایک پارٹی کا کارنامہ تھا, اس نے نہیں کیا یا اس نے کیا تو آج کی حکومت میں نہیں کیا. نہیں, پاکستان نے کیا. اچھا فرید صاحب آپ کا پوائنٹ آگے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پر دوبارہ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. گلگت کے الیکشن پہ بات کریں گے. سلمان حیدر صاحب ہمارے اینکر پرسن وہاں پر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ انتخابی مہم تو ختم ہو گئی ہے, اب کیا جوش و جذبہ ہے وہاں پر, لوگوں کی رائے کیا بن رہی ہے, لوگ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, گلگت کا آئندہ انتخابات کے بعد منظرنامہ کیا ہوگا؟ سلمان صاحب بہت آپ کا شکریہ, اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی آپ ہمارے لیے کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں,
और खूबसूरत भी लग रहे हैं, जैकेट वैकेट आपने पहनी हुई है, इसका मतलब ये है कि ठंड वहां पर ठीक ठाक है। सियासी गर्मा गर्मी कैसी है वहां पर? अब तो इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है, जलसे जुलूस का टाइम खत्म हो गया है, लोगों की राय क्या बनती हुई महसूस हो रही है? किसकी कैंपेन से लोग मुतासिर हुए हैं? थैंक यू फरीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं मौसम का बता दूं कि ये मैंने महज नहीं पहना, मुझे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती हुई इधर से नज़र भी आ रही है, तो आप शुक्रिया अदा करें अल्लाह का कि आप इधर नहीं पहुंच सके, मैं इधर बहरहाल आपकी हेल्प के लिए इधर मौजूद हूँ। बात हुई है सियासी कंपेन की, तो बिल्कुल मरकज़ी सियासत की कंपेन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी इस वक्त कंपेन इधर हो रही है। मरियम साहबा अपनी जगह पे हैं, बिलावल साहब अपनी जगह पे हैं, गंडापुर साहब सारे ये गवर्नर हाउस वगैरह में बैठे हुए, ये सब हो रहा है, लेकिन इधर इस वक्त मोहल्ला सियासत हो रही है। यानी अब इधर की जो मकामी क़यादत है ना, वो जोड़ तोड़ कर रही है। यानी मैं इस वक्त सेंट्रल गिलगित में बिल्कुल मरकज़ में गढ़ी बाग में मौजूद हूँ। एक चौक चौराहा है, पीछे एक्टिविटी है, फेस्टिविटी है, ये सब जारी है। यहाँ मोहल्ले हैं, जैसे कि मैं कुछ मोहल्लों का नाम, जुटियाल मोहल्ला हो गया, बरमस मोहल्ला हो गया, नगरल मोहल्ला हो गया, कुनोदास हो गया, दनियोर हो गया। अब यहाँ कुछ ऐसे उम्मीदवार भी खड़े हैं जिनको अपनी जीत की उम्मीद तो नहीं, लेकिन अपनी वजह से अगले की हार का मुकम्मल यकीन है। बिल्कुल ठीक है, वोट काटने के लिए खड़े हुए। बरादरीज़म में बड़े बड़े उन्हें बरादरीज़म में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके बुजुर्ग वगैरह जा रहे हैं, उनको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर की सियासत की खूबसूरती है, कुछ लो दो वाला मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये कि यार तुम्हारे खड़े होने से मैं तो हार ही जाऊंगा, बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए तुमने तो जीतना ही नहीं, तो मुझे क्यों लेके डूब रहे हो? तो ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल सबसे ख़ास बात जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि इधर के लोगों की अपने फ्यूचर को लेके सेंसिटिविटी और विजिलेंस ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ज़्यादा ये लोग अपने मुस्तकबिल से मुतालिक ओरिएंटेड हैं। इधर के बच्चे बच्चियों से हमने गुफ्तगू की, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोगों से हमने गुफ्तगू की, आम पब्लिक से गुफ्तगू की, माजूर अफराद से गुफ्तगू की, स्पोर्ट्स का जो एरिया है हमने उसको भी कवर किया। कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है कोई जीबी का हमने कवर ना किया हो। और जहां लिटरेसी लेवल 80% है, तो वहां जहन में शनासाई और रोशनी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत हद तक अपना माइंड डेवलप कर चुके हैं। अब सिर्फ बड़ों का प्रेशर होना बाकी है, जो इस वक्त जोड़ तोड़ हो रहा है वो भी शाम तक क्लियर हो जाएगा। जी अच्छा, जात बिरादरियां जो है वो कितनी यहाँ पर असरअंदाज होती हैं? जिस तरह से हम पाकिस्तान के दीगर इलाकों में देखते हैं, सिंध में आप चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, इवन पंजाब के अंदर हम देखते हैं कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जात है, बिरादरी है, उनकी अहमियत ज्यादा होती है। तो यहाँ का मंजरनामा क्या है? क्या जात बिरादरी की बुनियाद पर लोग वोट देंगे या इलेक्शन कैंपेन की बुनियाद पर लोग वोट देंगे? अच्छा, इसकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। 1994 में ना पीपल्स पार्टी के दौर में ना ये जात बिरादरी वाला मामला खत्म हो गया। ठीक है। सियासी जमातों को पार्टियों की बुनियाद पर इधर से अपने कैंडिडेट खड़े करने की इजाजत मिल गई। ये 1994 का ये कदम था जो 2009 में जाके पूरा हुआ कि अब इधर की कॉन्स्टिट्यूंसी अपने आप का वजीर आला भी चुनती है। ठीक है। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान की सियासत की इतनी गहमा गहमी बन चुकी है कि मरकज से मरियम इधर आई हैं। बिल्कुल ठीक। बिलावल साहब अभी तक 24 जलसे कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अली अमीन गंडापुर, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, ये सब इधर मौजूद हैं। 94 से पहले किसी का तसव्वुर नहीं था। यहाँ बरादरी के हिसाब से चलता था, यहाँ मदरसों और मसाजिद के हवाले से सियासत होती थी। यहाँ अब ऐसा नहीं है। हाँ, इसका पहरा जरूर है, टू सम एक्सटेंट बैलेटिंग होती है, रेफरेंडम इधर डोमेस्टिक वे में होता है कि जनाब अगर किसी का एक फिरके से ताल्लुक है या किसी एक भाई से ताल्लुक है, उसके 4 बंदे खड़ा होना चाह रहे हैं, तो थोड़ी बैलेटिंग इन हाउस रेफरेंडम कर ले ताकि अवाम के सामने, मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसकी तस्वीर बुरी ना बने। तो वो करके फिर ये 4 कैंडिडेट्स किसी एक को इलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो बंदा उन सारी बरादरी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी बरादरीज़म है। हमारी कुछ मुलाकात भी हुई, जिस तरह मुझे भी पता है कि 2:30 बजे एक मीटिंग है, मुझे पता है कि 4 बजे एक मीटिंग है। इधर के हल्का 1, 2 और 3 के कैंडिडेट में से कुछ ऐसे आज़ाद हैं और कुछ पार्टी फ्लैग्स के साथ भी हैं, लेकिन वो बैठना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ डील की जोड़ तोड़ चल रहा है। आप कहते हैं सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है वहां पे। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि जलसे किसके अच्छे थे? जलसे किसके अच्छे थे? बड़े थे, चार्ज थे, क्राउड किसका अच्छा था? यहाँ पर एक सियासी फिजा क्या बनी है? क्योंकि बिलावल साहब तो पीडीएम का कोयटा वाला जलसा कुर्बान करके गिलगित में मौजूद थे, पूरा उनका एक शेड्यूल था। फिर मरियम नवाज साहिबा भी आ गई। फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो बाकी बड़े रहनुमा हैं, अली अमीन गंडापुर हो, मुराद सईद हो, जुल्फी बुखारी हो, वो सारे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो जलसे तो हमने देखा है कि सबने बड़े बड़े किए हैं, लेकिन माहौल किसका बना है कि यार इसने काम चुक दिया है? ये किसके हवाले से कहा जा सकता है?
अच्छा, मैं आपको पहले बताऊं, इब्तिदा में बिलावल साहब ने काम चक दिया था, ठीक है, कोई शक नहीं, उन्होंने रश भी बहुत लिया। और इधर के लोगों की ख्वाहिश भी है कि जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर देखते हैं रात 9 बजे के बुलेटिन में, और जब लाइव कट होते तो घंटों घंटों ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये बिलावल साहब, मरियम बीबी या गंडापुर साहब, इमरान खान साहब ये खिताब करते हैं, ये अब हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें इनको देखना और सुनना चाहिए। ये सबसे खूबसूरत बात है, ये वॉन्डरिंग के लिए नहीं जाते हैं, इनको सुनना चाहते हैं, फिर अपनी छन्नी से उसको छानते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली ये मुमकिन है या नहीं है। इससे पहले इनके बड़ों ने हमसे क्या वादे किए थे, उसको कितना पूरा किया। बिल्कुल ठीक है। कमाल लोग हैं ये, कमाल लोग हैं। और अब बात आ जाए उसकी मरियम बीबी की, बिल्कुल मरियम बीबी साहब ने बहुत बड़े जलसे लिए, लेकिन मैं इधर ये कहने में हक बजाने पे हूं कि मैंने पिछली बारी अच्छा सलमान आप जरा साथ ही रहिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, आपसे जलसों का जरूर हमने पूछना है। पीरजादा साहब, डीजी ISPR साहब ने आज कहा कि कौम परस्तों के जरिए गिलगित में कार्रवाई की कोशिश की गई, सबूताज करने की कोशिश की गई, वहां का अमनो अमान। आप नहीं समझते कि इन इलेक्शंस के अंदर भी एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद था? अल्लाह का शुक्र है कैंपेन तो बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो गई है, जल्द से बड़े बड़े हुए, कामयाब हुए, तो आप नहीं समझते कि हिंदुस्तान इस खित्ते में भी खराबी चाहता है? देखिए इसमें तो कुछ देखिए, भारत एक दुश्मन रियासत है, इस बात को बिल्कुल पाकिस्तान के हर दानिश्वर को समझने की जरूरत है। आम आदमी को समझ है, दानिश्वर थोड़ी सी बदयांती करता है हमारे मुल्क में, तो इन लोगों को समझने की जरूरत है कि भारत एक दुश्मन रियासत है, और अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो इनकी दानिश्वरी जो है ना, उसकी मंडी जो है शर्त पड़ जाएगी। लिहाजा मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, भारत हर तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वहां पर मसनूई ग्रोह पैदा करके, मसनूई कौम परस्तों के ग्रोह पैदा करके, ये लफ्ज है, मसनूई कौम परस्तों के ग्रोह पैदा कोई अपनी स्टैंडिंग वहां पर वरना कोई तहरीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चंद लोग तो हर जगह खरीदे जा सकते हैं। लिहाजा मसनूई ग्रोह पैदा करके वो हर जगह CPEC के नुक्ता नजर से देख लें, अमनो अमान के नुक्ता नजर से देख लें, फिरकावारियत के नुक्ता नजर से देख लें, वो पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त बरसरे पैकार है। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को आपने कुछ देर, और फरीद भाई ने भी कुछ देर पहले इशारा किया, इस वक्त कुछ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़े से मुहिब्बे वतन होने का तो मुजाहरा कर ही देना चाहिए नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। उसकी वजह मैं बताता हूँ, ये जो वफाक पाकिस्तान पे तो कोई तारिक साहब सवाल ही नहीं। मैं आलिया हमजा को जरा शामिल कर लूं। आलिया साहबा, जो कैंपेन आपने गिलगित में सारी देखी है, उसके बाद आपकी क्या उम्मीद है कि कौन सी पार्टी वहां से आपको लगता है कि कामयाब होगी, और आपकी कैंपेन की ऐसी कौन सी खास बात थी कि गिलगित के अवाम आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? थैंक यू। गिलगित की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि गिलगित के जो लोग हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, और वो आम लोगों से ज़्यादा उनका जिससे है कि वो कलेक्टिव बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं। उनका मतलब जिसे कहते हैं इनफरादियत की बजाय वो ये देखते हैं कि हमारे पूरे इलाके का फ़ायदा किस में है। और जो मैं ये उसकी जो इस वक्त जो ज़रूरत है गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि हम अगर उसे CPEC का दरवाजा कहें या चाइना और पाकिस्तान को मिलाने वाली एक बाउंड्री कहें, तो वो मतलब गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत इस कदर ज्यादा है। और गिलगित बल्तिस्तान जिस तरह से एक ट्रेंड भी आया है, और सबको पता है, जाहिर है आप लोग सारे करते रहे हैं, और जिस तरह से सारे सर्वेज आए हैं वो जाहिर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फेवर में ही है। और हम उम्मीद भी यही करते हैं क्योंकि हमें ये बिल्कुल पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का एक दरीना मुतालबा था कि उसे सूबे की शक्ल दी जाए, और पहली दफा खान साहब ने वहां अनाउंस भी किया, और इंशाअल्लाह ताला हम उसको एक आईनी हैसियत देंगे, और हम उसके लिए फुली कमिटेड हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हर वो हक मिलेगा जो पंजाब के लोगों उनके को। बुनियादी मुतालबात का क्या होगा? सूबा तो चले कौमी असम्बली का काम है, लेकिन उनके बुनियादी मुतालबात का क्या होगा आलिया साहिबा? देखें जी, उनके बुनियादी मुतालबात में तो बता रही हूँ कि CPEC ही वहां से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पर जो सेहत की सहूलियात की कमी है, और जिस तरह से माशाल्लाह वहां के लोग 98% उनका लिटरेसी रेट है, और हम इंशाअल्लाह और स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, KP के पूरे को इस वक्त सेहत कार्ड मुयसर है, तो गिलगित बल्तिस्तान क्यों पीछे रहे? अगर आपको याद हो तो 7 साल पहले, हमारी हुकूमत आने से पहले, KP के बिल्कुल एक वॉर
टॉन जिधर दहशत गर्दी का जो गढ़ था और जो ये समझा जाता था, आज वहां पर तालीम की सहूलियात देख लें, सेहत की सहूलियात देख लें, और आप ये देख लें कि 1122 की सर्विस सिंध से वहां के लोग आए हैं, उनसे ये इस्तेफादा करने के आप हमें ये प्लीज इसके ऊपर गाइड करें। तो डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं, उनका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के हक में ही है, और वो ये सारी बातों को समझते हैं, क्योंकि 5 साल यहाँ पर उन्होंने नून लीग की हुकूमत चलिए देखी है और उन्हें आलिया, मैं एक ब्रेक के तो बाद उनके दोबारा लिए आपकी कुछ तरफ लिखा। आता हूं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ट्रांसमिशन का सिलसिला आपके साथ जारी ही रहेगा।